अमोद सिंह, चलिए कम टू द पॉइंट ऑल माय डियर research scholar, all of you on your videos, please, I want to see you are sitting or not. सर सिटिंग आप स्टार्ट में आप प्रॉपर दिख रहे हैं सर हम लोग को। हाँ, एक बार मैं देखना चाहूंगा, आप सभी लोग जरा सा फ्रंट पे आ जाए। धर्मेंद्र केवल हमें विजिबल है, धर्मेंद्र केवल दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और जरा सा मैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको मैं पहचानूं दूंगा कौन से, मतलब कि है क्या चीज है। चलिए ठीक है। और अमोद आर्यम तिवारी जी ने कर लिया, अमोद सिंह, ओके। और अमोद सिंह, वेयर इज अमोद सिंह? लेफ्ट कर लिया नहीं है, मतलब कि अच्छा हिमांशु, ठीक है, ओके। चलिए कम टू द पॉइंट। तो माय डियर रिसर्च स्कॉलर, जो टॉपिक हमारा चल रहा था, प्रीवियस टॉपिक में हम सबने डिस्कस किया कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में हम सब डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम सबने सर्किट ट्रेनिंग, फर्स्ट लेक्चर में सर्किट ट्रेनिंग, और सेकंड में सेकंड लेक्चर में कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस with the fartlek training method as an introduction. Okay, first of all, my dears, fartlek training method is developed by the Gustav Holmer in 1937. इस मेथड को घोसा होल्मर के द्वारा 1937 में डेवलप किया गया, और फार्टलेग जो शब्द है वो एक स्वीडिश वर्ड है, स्वीडिश वर्ड से मिलके बना है, जिसका मीन्स है स्पीड प्ले। मतलब कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी इवेंट हम एक गति के साथ में, एक प्रॉपर मोशन के साथ में हम परफॉर्म करें। आगे अगर हम बात करते हैं कि एम्स ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, मतलब इस व्हाट इज द पर्पस ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, कि इस फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कि जिस एक्टिविटी को या जिस ट्रेनिंग को, जिस स्पोर्ट्स को हम करने वाले हैं, जिस स्पोर्ट्स के लिए हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, उस ट्रेनिंग के थ्रू हमें किस टाइप की बेनिफिट या किस टाइप का एडवांटेजेस हमें मिल रहा है या मिल सकता है। तो अगर हम बात करें, द मेथड इज यूज्ड फॉर द डेवलप, स्पेशली फॉर द डेवलपिंग ऑफ एंड्योरेंस। अगर एक उद्देश्य की बात करूं फार्टलेग ट्रेनिंग के मेथड का, तो ये हमारे स्टार्टिंग में भी हमने आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे लेक्चर जो हमारा है उसमें तीनों टॉपिक स्पेशली एंड्योरेंस का आया है। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के थ्रू हम एंड्योरेंस को स्पेशली डेवलप करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था कि हाँ, तो हम सब डिस्कस कर रहे थे कि फार्टलेग के बारे में, कि हम जैसे फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड का पर्पस क्या हो सकता है। जब हम किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, किसी चीज की तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी के साथ में हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्देश्य कहीं ना कहीं छिपा रहता है, कि लक्ष्य कहीं ना कहीं छिपा रहता है, या कोई ना कोई स्वार्थ उसके प्रति छिपा रहता है कि हमें क्या काम करने जा रहे हैं, तो हमारा क्या चीज इससे डेवलपमेंट होगा। तो स्पोर्ट्स की अगर बात करें या ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो माय डियर की
ट्रेनिंग में अगर इफ यू आर डूइंग फार्टलेक ट्रेनिंग, if you are using fartlek training method for the development of the endurance in different type of games, मतलब आप किसी गेम में कर रहे हैं, डेफिनेट है कि आपका एक बहुत ही अच्छा मेथड है सहन शक्ति इंडोरेंस को डेवलप करने के लिए। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं आगे की प्रोसेस को कि व्हाट विल बी प्रोसेस ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग, कहने का मतलब कि आपकी जो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है अगर उसको किस प्रक्रिया के थ्रू आप उस चीज को परफॉर्म करेंगे, किस वे से उसको आप आगे लेके जाएंगे, तो एवरीवन नोज कि दिस ट्रेनिंग मेथड लेज एम्फेसिस ऑन बोथ एरोबिक एंड एरोबिक सिस्टम्स, कि ये जो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है ये हमारा एरोबिक और एनारोबिक, विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, दोनों इंडोरेंस को ये एक तरह से डेवलप करने का मतलब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, एरोबिक और एनारोबिक, विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन। क्यों क्यों विदाउट ऑक्सीजन क्यों मींस एनारोबिक? क्योंकि हमें किसी भी इवेंट को बहुत ही स्पीडली हमें परफॉर्म करना पड़ता है। और क्या होता है कि इस टाइप के जो मेथड्स हैं फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड्स, हमारा जो प्रॉपर प्लान होता है वो प्रॉपर प्री प्लान में नहीं होता है, मतलब हम पहले से ही प्लान वे में नहीं जाते हैं कि मुझे इस इवेंट को या इस रेस को इस जगह पे हमें इस स्पीड से परफॉर्म करना है, तो ये कहीं से भी उसको इस टाइप की कोई भी उसका लेआउट नहीं होता है। इन दिस टाइप ऑफ मेथड्स द पेस और स्पीड और पेस इज नॉट prepared or pre-planned, that is based on individual physical fitness, मतलब ये जो भी चीजें हैं ये उनकी एक फिजिकल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस सिचुएशंस में हमें कहां पे हमें किस इवेंट को परफॉर्म करना है, कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, वो एरोबिक वे में परफॉर्म कर रहा है या कब एरोबिक वे में परफॉर्म करेगा और कब एनारोबिक वे में परफॉर्म करेगा, ये उसकी इंडिविजुअल फिजिकल फिटनेस या उसकी डिजायर के ऊपर डिपेंड है। इन द फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड माय डियर्स, द सब्जेक्ट्स और ट्रेनी कैन बी चेंज देयर और हिज और हर स्पीड अकॉर्डिंग टू एरियाज, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। जो भी ट्रेनी है, जो भी इवेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, फार्टलेक ट्रेनिंग को कर रहे हैं, अपनी इंडोरेंस को, सहन शक्ति को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सॉरी, तो वो उस सराउंडिंग के अनुसार, वो उस एरिया के अनुसार वो अपनी स्पीड को, अपनी एरोबिक और एनारोबिक अपनी इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड किन किन एरियाज में, किस जगह पे, किस प्लेस पे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्पेशली अगर कहें तो हिल्स एरिया हुआ, रिवर्स एरिया हुआ, फॉरेस्ट एरिया हुआ, मडी एरिया हुआ, रोड हुआ, ग्रासी ग्राउंड हुआ, तो इस टाइप की एरियाज में हम फार्टलेक ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड को क्या हम केवल रनिंग वे में ही स्टार्ट कर सकते हैं या रनिंग वे में ही परफॉर्म करेंगे? ऐसा भी होता है। एक्चुअली क्या होता है, मेन पॉइंट्स पे अगर मेन उस चीज को पर्पस देखा जाता है तो रनिंग वे में उसको लोग ज्यादा परफॉर्म करते हैं फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। लेकिन अगर पर्टिकुलर इसकी बात करें कि क्या उसी के रनिंग वे से हम ट्रेनिंग मेथड को करते हैं, तो नहीं, इट इज नॉट करेक्ट। कहने का मतलब हम इसको अदर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड में हम किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो भी हो सकता हो आपके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड हो, तो उस टाइप की एक्सरसाइजेस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। माय डियर्स, नेक्स्ट अगर इवेंट की बात करें कि फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड को हम कैसे, किस मेथड के थ्रू या किन विधियों को, इन फैक्टर्स को शामिल करके हम इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। नोट फैक्टर्स फॉर एन इफेक्टिव फार्टलेक ट्रेनिंग ड्यूरिंग द फार्टलेक ट्रेनिंग, व्हाट विल बी योर रेट ऑफ हार्ट बीट्स। अगर आप
फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड्स को स्टार्ट किए हैं। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड्स को स्टार्ट करते समय आपका क्या हार्ट बीट्स होगा, तो वो 140 टू 180 बीट्स पर मिनट होगा। मतलब आपका जो जब आप एक्टिविटी करेंगे, जब आप फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड को परफॉर्म कर रहे होंगे, तो आपका जो हार्ट बीट्स होगा, जो आपकी धड़कन होगी, वो 140 से 180 बीट्स पर मिनट होगी। मतलब हम 140 के नीचे नहीं जाएंगे और 180 के ऊपर नहीं जाएंगे। और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए होगा, तो आई थिंक इफ यू विल परफॉर्म 170 बीट्स पर मिनट, अगर 170, 175, 180 बीट्स पर मिनट के अकॉर्डिंग अगर फार्टलेक ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, तो वो काफी प्रभावशील होगा। आपके पर्पस, आपको एम अचीवर होंगे, आप पर्पस अचीवर होंगे कि आप अपने उद्देश्यों को इजीली और कम समय में अचीव कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड हम कर रहे हैं, तो कितने टाइम तक हम फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगा वो मिनिमम 45 मिनट्स होगा, कि हम कंटिन्यू 45 मिनट्स तक हम इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे कम से कम, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हो सकता है। मतलब कि आप मिनिमम जो टाइमिंग होगी वो 45 मिनट्स होगा। अब अगर हम एक कुछ इसके और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड्स को परफॉर्म करते समय द सब्जेक्ट और ट्रेनिंग शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन। इस चीज में क्योंकि द ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन डिजायर ऑफ द सब्जेक्ट, डिजायर ऑफ ट्रेनिंग, कि उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार, उनकी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड, उनकी इंटेंसिटी कम और ज्यादा हो सकती है। तो इस वजह से उसको अपने मन से सक्षम होना बहुत जरूरी होता है, कि अगर हमने बहुत तेजी से काफी हाई इंटेंसिटी के साथ में हमने इस फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड को अगर परफॉर्म किया, फिर उसको लगता है कि हमारे अंदर टायर्डनेस फील हो रही, सेंसेशन आना स्टार्ट हो गया, बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ, तो वो अकॉर्डिंग टू डिजायर द सब्जेक्ट और द ट्रेनिंग कैन बी रिड्यूस देयर स्पीड और इंटेंसिटी, वो अपनी इंटेंसिटी को कम कर सकता है। लेकिन जब उसको ये महसूस होता है कि हमारी स्पीड अगर हमारी रिकवरी हो गया, अगर हम रिकवर हो गए, तो हम कहीं ना कहीं उस स्पीड को फिर से इंक्रीज करेंगे, अपनी इंटेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो दैट मीन्स दैट्स व्हाई सेल्फ डिसिप्लिन now presenting a very important role for the development of the endurance in the Fartlek training method. So come to the next point. अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें कि फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सपोज यू आर गोइंग टू टेक ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडोरेंस, कि आप कोई भी इंडोरेंस को डेवलप करने के लिए आप फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड को यूज कर रहे हैं, या आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, दोनों हो सकता है। तो सबसे हाउ यू विल स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको पॉइंट वाइज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको बॉडी को वार्म करना पड़ता है, बॉडी को वार्म अप करेंगे। वार्म अप के बाद प्रॉपर वार्म अप में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, रनिंग, इवेंट के बाद एक्सरसाइजेस के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करेंगे 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट। फिर उसके बाद हमारे मींस हमने क्या किया, बॉडी को वार्म अप कर लिया, और वार्म अप के बाद हम क्या करेंगे, बॉडी को लोड देंगे। बॉडी को लोड मतलब आपकी इंटेंसिटी होगी, मींस हार्ड स्पीड फॉर 800 मीटर्स टू 1200 मीटर्स, कहने का मतलब नियर अबाउट 1 किलोमीटर, हम 1 किलोमीटर उसके ऊपर लोड डालेंगे। मतलब ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोड देन रिकवरी, लोड देन रिकवरी, इस टाइप के ऊपर एक वेस्ट के ऊपर हमारी जो ट्रेनिंग का सेशन होता है उस टाइप से चलता है। तो जैसा कि आपने बॉडी को वार्म अप किया, कोई लोड नहीं रहा, तो स्टार्टिंग आपका बॉडी
प्रिपेयर हो गया किसी स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज, स्ट्रीनुअस एक्टिविटी को टॉलरेट होने के लिए वो प्रिपेयर है, तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर लोड डालते हैं। तो इन द स्टार्टिंग in fartlek training method, the training can be run 800 meters to 1200 मीटर, 8 से 1200 मीटर वो कंटिन्यू रनिंग करेगा विद हाई स्पीड, विद हाई स्पीड। फिर उसको लगता है कि नहीं हमारे हमें कुछ फीलिंग होगा, सेंसेशन होगा कि नहीं मुझे टायर्डनेस ज्यादा हो गया और हमारी आगे की 45 मिनट्स की या 30 मिनट्स की एक्टिविटी इफेक्टिव हो सकती है, तो उस चीज को वो रिकवरी पीरियड में चला जाता है। मतलब फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट वार्म अप हुआ, दूसरा लोड हुआ, तीसरा रिकवरी हुआ। रिकवरी में क्या कर सकता है, रैपिड वॉकिंग फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, वो 5 मिनट की एक तरह से वॉकिंग कर सकता है, या फास्ट वॉकिंग कर सकता है, या स्लो जॉगिंग कर सकता है, जिसमें उसको वो अपने टायर्ड को कंट्रोल कर सके। लेकिन उसके बाद जब उसको फील हो जाता है कि नहीं हमें हमारी टायर्डनेस काफी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मतलब कि कंफर्ट फील करता है, तो उसको तुरंत स्टार्ट अप स्पीड वर्क, फिर वो स्पीड वर्क मतलब फिर अपनी बॉडी के ऊपर लोड देता है। अब लोड में वो सेपरेट 40 मीटर टू मीटर इवेंट देता है, स्प्रिंट देता है, और कब तक 40 से 50 मीटर स्प्रिंट देगा। 40, अब यहाँ पे आ गया एनारोबिक एक्टिविटी, तुरंत एनारोबिक इवेंट आ गया, तो 40 से 50 मीटर की वो रनिंग करता है, करेगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, वो करेगा जब तक उसके अंदर फटीग, थकान की जैसी अनुभूति ना हो, जब उसको अनइजीनेस ना फील हो, तब तक उस इवेंट को वो परफॉर्म करेगा। फिर उसके बाद उसको अगर महसूस होता है कि नहीं हमें टायर्डनेस हो रहा है, फिर वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को रिकवरी पीरियड में जाएगा। रिकवरी पीरियड में एज ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो फास्ट वॉकिंग या स्लो जॉगिंग के रूप में इवेंट को कंटिन्यू कर सकता है, बट उसकी जो बॉडी है वो कूल डाउन में नहीं जाना चाहिए। जब हम इवेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो इंटेंसिटी होगी वो 180 तक जा सकती है, उसके ऊपर अगर जाएगी तो हमारा 45 मिनट जो ऊपर का इवेंट है 45 मिनट तक फार्टेक ट्रेनिंग का इवेंट हो कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर रिकवरी के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर एक तरह से लोड डालते हैं। हम क्या करते हैं, रन अप द हिल्स एट फुल स्पीड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 to 100 meters, रन डाउन द हिल एट अ जॉगिंग पेस आफ्टर ईच रिपीटिशन। हम क्या करते हैं फिर उसमें कि नेक्स्ट फुल स्पीड के साथ में हम क्या करते हैं, अपनी पहले 50 से 60 मीटर था और 80 से 100 मीटर में हमने कन्वर्ट किया फुल एनारोबिक इवेंट के साथ में। और उसके बाद फिर जब हमारे बॉडी के ऊपर लोड पड़ता है, फिर हमें रिकवरी की जरूरत पड़ती है, तो हम वॉक फास्ट वॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, नियर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट तक आप वॉकिंग कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि वॉकिंग हमें 5 मिनट ही करना है, मैंने स्टार्टिंग बताया कि इट विल डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये जो ट्रेनिंग की फिजिकल फिटनेस है, हो सकता हो जो कोई एडवांस प्लेयर है उसको 30 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट की ही जरूरत पड़े रिकवरी की, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं या जो मॉडरेट होते हैं उनको समय ज्यादा जरूरत होती है उनको रिकवरी की। आफ्टर द रिकवरी देन द ट्रेनिंग विल बी नेक्स्ट टेक द लोड, रन एट फास्ट पेस ऑफ अबाउट 1 मिनट, 1 मिनट तक वो कंटिन्यू रनिंग करता है फास्ट एनारोबिक इवेंट के साथ में, मैक्सिमम फास्टेस्ट उसकी स्पीड होगी। अब इस टाइप से जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में कंटिन्यू बताया कि सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो लोड दे, पहले वार्म अप करता है, फिर लोड करता है, फिर रिकवरी करता है। रिकवरी में हमेशा वो अपनी बॉडी को स्टॉप नहीं करेगा, कूलिंग डाउन नहीं करेगा, इतना करेगा कि उसका जो एक तरह से पल्स रेट हो वो एक मिनिमम जो मानक है उसके नीचे ना जाए। उसके बाद अगर द एबव मेंशन इस टाइप की जो रूटीन है, इस टाइप की रूटीन को कंटिन्यू रिपीटेडली अंटिल द टोटल टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन द ट्रेनिंग शेड्यूल हैज elapsed,
ये ट्रेनिंग को, इस रूटीन को कंटिन्यू परफॉर्म करता है कि उसकी अकॉर्डिंग टू फिजिकल फिटनेस की, उसका जो फिजिकल फिटनेस है उस फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग वो ड्यूरेशन को सेलेक्ट करता है कि कितने ड्यूरेशन हमें कंटिन्यू करना है कि हम, लेकिन ये मानक एक नॉर्म से कि 45 मिनट के नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इंड्योरेंस, आप सहन शक्ति को डेवलप कर रहे हैं। तो 45 से 50 मिनट हो सकता है, 60 मिनट या 70 मिनट, 80 मिनट, इस टाइप से वो अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन को परफॉर्म करता है और इंडोरेंस मतलब कि सहन शक्ति जैसे कंपोनेंट्स को इंक्रीज करता है। और लास्ट में आफ्टर द ट्रेनिंग यू मस्ट परफॉर्म कूलिंग डाउन, लिम्बरिंग डाउन। एवरीवन नोज लिम्बरिंग डाउन क्या होता है कि हमें ग्रेजुअली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे टेम्परेचर 180 190 तक 180 तक पहुंच जाता है, तो अगर हम इवेंट को ट्रेनिंग के बाद छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मसल्स में क्रैम्प होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, मसल्स इंजरी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, एक लिम्बरिंग डाउन, मतलब हम ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने पल्स रेट को डिक्रीज करते हैं, पहले जैसे टेम्परेचर में हम धीरे धीरे उसको आने की कोशिश करते हैं। तो उस कोशिश को आफ्टर द ट्रेनिंग the trainee must jogging about 1 to 1.5 किलोमीटर फॉर द लिम्बरिंग डाउन। वो उसको 1 से 1.5 घंटे तक लिम्बरिंग डाउन के लिए कंटिन्यू परफॉर्म करना पड़ेगा। और उसके बाद एंड विद द फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कि कुछ 5 से 10 मिनट वो अपनी स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज को भी वो देगा, जिससे कि उसके मसल्स पहले जैसे बने रहे और नेक्स्ट इवेंट को टॉलरेट करने के लिए एबल रहे। नेक्स्ट अगर पॉइंट के ड्यूरेशन की बात करें, इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन लोड, कि जो हमारा फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड है, ड्यूरेशन ऑफ लोड का हमारे डिफरेंट टाइप की जो एक तरह से इफेक्ट है, जो डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, वो किन किन चीजों के ऊपर प्रभावित करते हैं। जैसे कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, एक तो हो सकता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ट्रेनिंग इफेक्ट और साइकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब क्या, इस ट्रेनिंग लोड का हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, फिजियोलॉजिकल में कैसे वो प्रभावित करता है, ट्रेनिंग को कैसे प्रभावित करता है, और मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। फिजियोलॉजिकल प्रभाव क्या होगा, प्रशिक्षण का प्रभाव क्या होगा, और साइकोलॉजिकल प्रभाव क्या होगा इस फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड से। So all my dear research scholar, if you are doing properly fartlek training method, then you can see some changes in the physiological, like enhanced efficiency of cardiorespiratory system। कि जो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है उसको आप प्रॉपरली अगर परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉपरली एक रिदम में, एक प्रॉपर ड्यूरेशन के साथ में, एक प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ में, एक सिस्टमैटिक वे में, एक साइंटिफिक वे में, you can enhance, you can increase your efficiency। आप अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने कार्डियो और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। शायद आपने कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट ऑलरेडी, आप अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो आप बीपीएड और एमपीएड वैसे पढ़े होंगे। फिर भी मैं आपको स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बताना चाहूंगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन अ सिंगल बीट। एक बीट में जो ब्लड हमारे पूरी बॉडी को सप्लाई होते हैं वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। कार्डियक आउटपुट सेम इसी का थोड़ा सा चेंज है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन सिंगल मिनट। एक मिनट में जो ब्लड सप्लाई होता है पूरी बॉडी को, वो कार्डियक आउटपुट होता है। अब हम नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट क्या होता है, इंप्रूव्स एरोबिक्स एंड एनारोबिक कैपेसिटी। ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बताया था कि अगर फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड हम करते हैं तो हमारी एरोबिक और एनारोबिक कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज द फार्टलेक ट्रेनिंग विल बी परफॉर्म और इन द फार्टलेक ट्रेनिंग नाउ ऑलरेडी इन्वॉल्व एरोबिक और एनारोबिक, कि मतलब जो इवेंट होगा, जो हमारी इंटेंसिटी होगी, वो एरोबिक और एनारोबिक साथ में परफॉर्म की जाएगी।
तो एरोबिक और एनारोबिक के दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी एरोबिक और एनारोबिक विद और विदाउट ऑक्सीजन हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी वो इंक्रीज होती है, चाहे वो शॉर्ट इवेंट्स होते हैं या लॉन्ग इवेंट्स होते हैं, दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का बेनिफिट होता है। इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑलरेडी आपको मालूम है जब हम लॉन्ग टर्म कोई भी इवेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग लेते हैं, तो हमारे लंग्स और हमारे ऑलरेडी उसके पहले बताया था कार्डियो और रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारे लंग्स के ऊपर भी इसका काफी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम कम समय में अपनी बॉडी को रिकवर भी कर सकते हैं, कम समय में हम थकावट बहुत कम महसूस करेंगे। और इसके साथ में इंप्रूव द मसल ग्लाइकोजन, हमारे मसल्स में भी एनर्जी का जो पावर होगा, प्रॉपर एनर्जी को जो सप्लाई होगा वो भी इंक्रीज होगा। मेटाबॉलिक रेट भी हमारा ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एक तरह से सप्लाई करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इस टाइप से डेवलप द कंपनसेशन कैपेसिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंपनसेशन जो हमारी कैपेसिटी होती है, जो हमारी हमें थोड़ा सा अगर टॉलरेंस की जैसे जरूरत पड़ती है, टॉलरेंस करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाती है, हम कहीं गिर जाते हैं। किसी थोड़ा सा अगर लोड हमारा इंक्रीज हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम गिर जाते हैं, उस चीज को हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप की फार्टलेक, विद द हेल्प ऑफ द फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड वी कैन आल्सो डेवलप, we can also increase the compensation capacity. Next one is develop the basic endurance. Sorry, develops basic endurance. हमने स्टार्टिंग में आपको इंडोरेंस के टाइप्स के बारे में बताया था कि इंडोरेंस को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, दूसरा अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। आपने देखा कि नेचर ऑफ जो एक्टिविटी है, तो नेचर ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जिसमें नंबर 1 पहला जो टाइप है वो बेसिक इंडोरेंस है, और दूसरा जो इंडोरेंस था वो जनरल इंडोरेंस था, और तीसरा जो इंडोरेंस है वो स्पेसिफिक इंडोरेंस था। तो यहाँ पे जो हमारा फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है, इस मेथड में बेसिक जो इंडोरेंस है, जो फाउंडेशंस होता है, तो हर एक रनिंग का एक तरह से एक बेस होता है, वो डेवलप होता है, वो इंक्रीज होता है। हमारा बेसिक एंड्योरेंस अगर इंक्रीज होता है, हम किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एबल होते हैं, मतलब कंफर्ट फील करते हैं। और इसके साथ में डेवलप स्ट्रेंथ इंडोरेंस, हमारी जो मैं ट्रेनिंग इफेक्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, अभी तक मैंने डिस्कस किया था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, अभी जो चल रहा है वो ट्रेनिंग इफेक्ट चल रहा है, हमारी ट्रेनिंग का क्या प्रभाव होता है, डेवलप बेसिक इंडोरेंस। तो हमारा सबसे पहले बेसिक इंडोरेंस डेवलप होता है, और इसके प्रीवियस में हम ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहेंगे। और नेक्स्ट वन इज डेवलप स्ट्रेंथ इंडोरेंस, हमारे जो स्ट्रेंथ, जो फिजिकल फिटनेस का जो कंपोनेंट्स है, स्ट्रेंथ और जो इंडोरेंस, ये दोनों चीजों का डेवलपमेंट हम फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या प्रभाव, मतलब कि हमारे फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड का होता है, मनोविज्ञान उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड का। तो डेवलप्स द डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। क्यों? एक एवरीवन नोज रनिंग इवेंट एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें हमें बहुत ज्यादा इंटरटेन नहीं होता, हमें ओपनली या डायरेक्टली हम कहीं ना कहीं हार्ड वर्क से कनेक्ट होते हैं। जैसे आप कोई फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, या कोई भी इक्विपमेंट्स वाले इवेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको रिक्रिएशन भी आपको मिलता है, आपको मनोरंजन मिलता है, आपको टाइम पास आपका होता है, कैलोरीज बर्न होती है, आप मतलब कि आपका जो एम है वो पूरा होता है, लेकिन इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं आप इंटरटेन करते हैं, मजा आता है। लेकिन दौड़ में कोई मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई मैराथन की प्रिपरेशन कर रहा है, 42.195 किलोमीटर कर रहा है, तो उसको तो किसी को 43 किलोमीटर या 42 किलोमीटर रनिंग करने में मजा तो नहीं आएगा, और उसकी प्रैक्टिस पता नहीं कितनी बार कर रहा है, एक हफ्ते में वो 2 बार मतलब कि मैराथन रेस की प्रैक्टिस कर रहा है, तो कहने का मतलब इसमें मजा नहीं आएगा। तो
इस टाइप के जो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड होता है, जो रनिंग के थ्रू स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस तो परफॉर्म करते हैं, इसके थ्रू हम डिटरमाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिफिकल्टीज को हम फेस किए रहते हैं, मैक्सिमम डिफिकल्टीज को फेस किए रहते हैं, और हमारे जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो साइज आपका हार्ट हो, साइज आपका लंग्स हो, या हमारे और भी इंटरनल, चाहे वो किसी भी सिस्टम के बॉडी किसी सिस्टम के ऑर्गन्स हो या सिस्टम के पार्ट्स हो, वो प्रॉपर डेवलप होने लगते हैं। और जब हम मजबूत होते हैं, इंटरनली हम मजबूत होते हैं, तो हमारा विल पावर भी स्ट्रांग होता है, हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, वो भी स्ट्रांग होगी। अगर हमारे पास, आपने कॉमन, अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास वेल इन द सेंस पैसा अगर हो आपकी पॉकेट में, आप कहीं जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा और बना रहेगा। कभी कभी ऐसा, छोटी सी बात मैं करना चाहता था, लेकिन मैं सोच रहा था साइकोलॉजिकल इफेक्ट को मैं कंप्लीट करूं पहले। इंप्रूव्स टॉलरेंस कैपेसिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। हम क्या करते हैं, हम हमारे विद द हेल्प ऑफ द फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड वी कैन आल्सो इंक्रीज द और इंप्रूव द टॉलरेंस ऑफ कैपेसिटी। हमें सहने की क्षमता, हमें किसी जैसे डिफिकल्टीज होती है, तो डिफिकल्टीज अगर ना हो, तो आपका जो ये इमेजिनेटिव माइंड, जो आपका ब्रेन है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जब आपको इजी कोई चीज मिलेगा, तो आपका टॉलरेंस कैसे डेवलप होगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे डेवलप होगा, आपके आइडियाज नहीं डेवलप होंगे। तो कहने मतलब कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज भी आपकी तरफ, डिफिकल्टीज एक ऐसा फैक्टर है जो आपको कहीं ना कहीं रूप से आपके फिजिकल फिटनेस लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। सपोज मैं कोई भी ट्रेनर ट्रेनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ते समय क्या करता है कि वो अपने शरीर में वेट के साथ में दौड़ता है। भाई आप आराम से दौड़ सकते हैं, लेकिन वो वेट के साथ में दौड़ता है। क्यों? क्योंकि और भी उसकी स्पीड, उसको एक्सप्लोसिव स्पीड की जरूरत है, उसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत है, वो अपने इंक्रीज करना चाहता है। तो जितनी डिफिकल्टीज, तो वो वेट क्या है, वो एक हर्डल है, एक लोड है, एक डिफिकल्टीज है। उस डिफिकल्टी के थ्रू वो अपने अपने टॉलरेंस को इंक्रीज, अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी को इंक्रीज करते हुए अपने परफॉर्मेंस लेवल को वो इंक्रीज करता है। मतलब अपने को पेन और डिस्कम्फर्ट में लेके जाता है, अपने को पेन और डिस्कम्फर्ट में लेके जाने के बाद फिर वो अपने को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसके फिजिकल फिटनेस जो है वो इंक्रीज हो सके। राइट? Last one is the last topic is advantages of fartlek training method. अगर हम लाभ की बात करें कि किस टाइप के लाभ फार्टलेक ट्रेनिंग को, ऑलरेडी इसके ऊपर जो हमने जो इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा था, वो लाभ का ही पढ़ा था, बेनिफिट का ही पढ़ा था, लेकिन हमने उसको कैटेगराइज कर दिया था कि फिजियोलॉजिकल, अगर आप फार्टलेक ट्रेनिंग करेंगे तो उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, उसका ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होगा, और उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा। अभी हम कंप्लीट एडवांटेज ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड पढ़ेंगे। किस टाइप के फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड में किस टाइप के आपके एडवांटेज हो सकते हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ इंडोरेंस स्पीड। सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ इंडोरेंस एंड स्पीड। अगर डेवलपमेंट, ये ऑलरेडी आपको इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। विद द हेल्प ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड वी कैन डेवलप द इंडोरेंस एंड स्पीड। क्यों? क्योंकि ये इंडोरेंस के साथ में स्पीड क्यों जुड़ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमारी ट्रेनिंग का शेड्यूल ही इस टाइप से है कि उसमें इन दोनों कंपोनेंट्स का, हमारे फिजिकल फिटनेस के दोनों कंपोनेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और दोनों इंप्रूव कर सकते हैं फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड के थ्रू। जो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है, इस चीज को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफ सेशन पीरियड में भी। जो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है उसको ऑफ सेशन में भी, ऑफ सेशन मत मींस ट्रांजिशनल पीरियड में भी, ट्रांजिशनल पीरियड को ऑफ सेशन भी बोलते हैं। रिकवरी पीरियड में भी हम इसको, जब हम रेस्ट पीरियड होता है उस बीच भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस ऑफ नेचर। एक्चुअली जो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है, इसलिए नेचुरल एरियाज में भी ये
परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग बताया था, इसकी सराउंडिंग्स क्या होगी, हिली एरिया हो सकता है, रिवर एरिया हो सकता है, फॉरेस्ट एरिया हो सकता है। इस जगह पे भी हम परफॉर्म करते हैं, ट्रेनिंग को लेते हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर का भी इंजॉय वहां पे करते हैं। नेचर से भी एक तरह से हमारा एक कॉम्बिनेशन बनता है नेचर के थ्रू, तो नेचर का भी एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं फाटेक ट्रेनिंग मेथड में। नेचुरल मोटिवेशन इज देयर विद अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, दस नो बर्डन। क्योंकि जैसे अदर कोई ट्रेनिंग होता है उसका कहीं ना कहीं रूप होता है, बट फिर भी हम साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा सा अगर मोटिवेट, नेचुरल मोटिवेशन एक तरह से होता है, प्राकृतिक प्रेरणा मिलती है, जैसे हम कहीं उसको इंजॉयमेंट के रूप में पॉजिटिव वे में लेते हैं, बर्डन नहीं फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल एरियाज का इंजॉय अपने अंदर एक फीलिंग लेते हैं कि हम प्राकृतिक जगह पे हैं, एकदम पोल्यूशन फ्री एरिया है, बहुत ही अच्छी जगह है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छे पहाड़ है, बहुत अच्छी नदी है। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, किसी किसी का, जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, लेकिन हमें जब कभी घूमने जाना पड़ता है तो मुझे, हम सब या हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो मैक्सिमम हिली एरिया में जाते हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, या मतलब कि ऊटी हुआ, उत्तराखंड हुआ। कहने का मतलब ये क्यों वहां जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, लव नेचर है, वो हिली लव नेचर है उनको। उस जगह पे जाके जाना और घूमना काफी अच्छा लगता है, पसंद है उनको। तो अभी आ रहे हैं ना, अभी तो आ रहे हैं आप, अभी आएंगे ना, एक मिनट। Okay, so next one is provide experience of nature, natural motivation is there, lot of enjoyment, thus no burden, कभी burden मतलब pressure नहीं feel करते हैं। And next one is develop the caliber of tackling situations। और क्या होता है कि फाटलेक ट्रेनिंग के थ्रू, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशंस इसमें परफॉर्म करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप के अप डाउन्स होते हैं, ऊंचा मतलब एक तरह से उतार और चढ़ाव होते हैं, कई टाइप की सिचुएशंस होती है, थकावट होती है और उसका रिकवरी होती है, कई टाइप की सिचुएशंस होती है, कई टाइप के सराउंडिंग्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कई ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं फाटलेक ट्रेनिंग मेथड में। तो इस टाइप से हम, हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं द पर्सन कैन बी लर्न विद द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज, कि उसके अंदर कई एक प्रॉब्लम से वो सीखने की कोशिश करता है, कई चीजों से सीख सकता है। जब प्रॉब्लम्स होगी, आप पे प्रेशर होगा, डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस होगी, तो उसकी टैकलिंग की एबिलिटी आप में भी डेवलप होगी। जब आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, तो आप समस्या को एक तरह से हटाने के लिए आपके अंदर आइडियाज नहीं डेवलप हो सकेंगे। तो इसलिए कि हमारे फाटलेक ट्रेनिंग मेथड के थ्रू जो टैकलिंग सिचुएशंस होती है वो भी डेवलप हो जाती है। अब अगर हम फाटलेक ट्रेनिंग मेथड में अगर हम अपने लोड को इंक्रीज करना चाहें, कि लोड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ कैन इंक्रीज द लोड, तो ऑलरेडी जैसे कि प्रीवियस कुछ ऐसी लोड के कुछ ऐसे एक प्रिंसिपल्स बन गए हैं कि उस चीज को हम इंक्रीज और कुछ ऐसे इवेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम अपने लोड को बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे अगर बात करें इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क इन द फाटलेक ट्रेनिंग मेथड, अगर आपको हर एक पर्सन की जो एबिलिटी होती है, जो फिजिकल फिटनेस होता है, एक जैसा नहीं होता है। हर एक पर्सन की फिजिकल फिटनेस का जो लेवल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो अपने डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने लोड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। जो बिगिनर्स होते हैं उनकी टाइमिंग कम होगी, उनकी इंटेंसिटी कम होगी,
उनका रिकवरी टाइम ज्यादा होगा, उनका वीकली जो ट्रेनिंग सेशन होगा वो कम होगा। लेकिन जो एडवांस टाइप के खिलाड़ी होते हैं, जो एडवांस ट्रेनर्स होते हैं, वो अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करके अपने लोड को इंक्रीज करते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग में। जैसे आपका 140 टू 180 हार्ट बीट्स पर मिनट है, तो उस चीज को क्या करते हैं, 140 की जगह पे वो ट्रेनिंग 175, 178, 180 तक लेके जाते हैं, 170 के ऊपर उनका हार्ट बीट बना रहता है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क की बात करें तो जो हमारा 40 मिनट्स टाइम है, तो वो 70 मिनट्स और 80 मिनट्स या 90 मिनट्स का टाइमिंग लेके चलते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ वर्क को इंक्रीज करते हैं, जो हमारी टोटल अवधि है ट्रेनिंग लेने की उसको इंक्रीज करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी जो है, जो हमारा रेस्ट पीरियड होता है, वो रेस्ट पीरियड को भी डिक्रीज करते हैं। रेस्ट का पीरियड का मतलब होता है, जब हम एक स्टार्टिंग में आपको बताया जैसे 1 से 1.5 किलोमीटर या 800 मीटर से 1200 मीटर का इवेंट वो रन करता है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में, उसके बाद वो रिकवरी पीरियड में जाता है। रिकवरी पीरियड में 5 मिनट की जगह वो एक 30 सेकंड की रेस्ट पीरियड लेता है, कोई 1 मिनट का रेस्ट पीरियड लेता है, कोई 1.5 मिनट लेता है। कहने का मतलब वो अपने रिकवरी पीरियड को, ड्यूरेशन ऑफ जो रिकवरी पीरियड है उसको डिक्रीज करके अपने एक तरह से ट्रेनिंग लोड को इंक्रीज कर सकता है। वीकली अगर ट्रेनिंग की बात है तो वीकली ट्रेनिंग के ऊपर है कि कोई हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग लेता है, कोई 3 बार, कोई 4 बार, लेकिन अगर इफेक्टिव हो तो 4 वीकली 4 टाइम्स अगर कर रहा है तो इट इज द बेस्ट। तो उसको वीकली ट्रेनिंग सेशंस को भी इंक्रीज और डिक्रीज करके भी हम अपने ट्रेनिंग लोड को इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट वन इज इन द फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। अगर हम लास्ट पॉइंट पे अगर डिस्कस करें फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड पे, तो कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर वार्मिंग अप, अगर किसी भी इवेंट में हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम सब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, हम सब फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं हम हर एक इवेंट को, चाहे जो गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, उसमें हम बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द इवेंट मस्ट परफॉर्म द प्रॉपर वार्मिंग अप। हम कोई भी इवेंट होगा, कोई भी गेम्स होगा, कोई भी एक्सरसाइज होगा, कोई ट्रेनिंग होगा, उसमें हम प्रॉपर वार्मिंग अप जरूर करेंगे, वार्म अप बॉडी को जरूर करेंगे, वो चाहे जनरल हो, स्पेसिफिक हो। नीड ऑफ द इवेंट, नीड ऑफ द एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी की नीड क्या है, उस टाइप से, उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम वार्मिंग अप करते हैं। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड को भी करते समय हमें प्रॉपर वार्मिंग अप की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, और वार्मिंग अप में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी आता है, लेकिन इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया हूं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमारे जो स्पेशली जो रनिंग इवेंट्स के जो मसल्स होते हैं, चाहे वो काफ मसल्स हो, जिसे गैस्ट्रोनिमियस मसल्स भी बोलते हैं, जो कि हमारी पिंडली में, पांव, जो हमारी घुटने के नीचे के पीछे की जो मसल्स होती है, वो गैस्ट्रोनिमियस मसल्स या काफ मसल्स बोला जाता है। काफ मसल्स वो कहते हैं, पर साइंटिफिक उसका नाम जो है वो गैस्ट्रोनिमियस मसल्स है। और हैमस्ट्रिंग मसल्स है, सार्टोरियस मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, ये जो पेट की मांसपेशी होती है इसे एब्डोमिनल। तो ये सब, इन सब मसल्स की स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैक्सिमम रनिंग के समय यहाँ पे हम एक तरह से क्रैम्प होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी मसल्स की स्ट्रेन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, लिगामेंट में बढ़ जाती है, लिगामेंट डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम इन टाइप, और लास्ट में जब हमारा इवेंट समाप्त होता है, जब प्रॉपर कूलिंग डाउन, हम अपनी बॉडी को प्रॉपर कूलिंग डाउन, लिम्बरिंग डाउन करके, जो भी इवेंट्स होते हैं 5 to 10 मिनट्स एक तरह से एक वॉकिंग या स्लो जॉगिंग के थ्रू, उसके बाद स्लो स्ट्रेचिंग मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कूलिंग डाउन में लेके जाते हैं। तो इन सब चीजों के थ्रू, इन सब प्रिकॉशंस, इन सब प्रिंसिपल्स के थ्रू हम अपने फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड को एक प्रॉपर प्रभावी तरीके से हम करके अपने इंडोरेंस, अपनी सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि डीएस की, जैसे मैंने आपको बात किया था ड्यूरिंग द सर्किट ट्रेनिंग मेथड की, हम इन चीजों में
जैसे हमें अगर पीएचडी से रिलेटेड, हमने आपको बताया था कि हमारे कई गेम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडोरेंस की जरूरत होती है, तो हम इंडोरेंस को नहीं जानेंगे, उसके मेथड्स के नहीं जानेंगे, तक हम किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसका इन्वेंशन, फेक प्रॉब्लम्स का इन्वेंशन नहीं कर सकते हैं। तो आपको फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर इस चीज में करना है, मतलब कि पीएचडी को टॉपिक को सिलेक्ट करना है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको रिव्यूज आपको देखना पड़ेगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट, आपको जर्नल्स देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स देखना पड़ेगा, रिसर्च मेथड्स को आपको देखना पड़ेगा, किस टॉपिक में आप किस टॉपिक से रिलेटेड या किस सब्जेक्ट में आप रिसर्च करना चाहेंगे। आप अपने टॉपिक को फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स के ऊपर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के फिजिकल फिटनेस के ऊपर, मोटर कंपोनेंट के ऊपर, आप किसी भी वेरिएबल्स को सेलेक्ट करके आप ट्रेनिंग के हेल्प से, ट्रेनिंग के थ्रू आप उस चीज को समझ से एक अच्छी प्रॉब्लम्स को खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट डोजेस को डिवाइड कर सकते हैं, और बाकी जब हमारा ये ट्रेनिंग जो टॉपिक है वो समाप्त होगा, उसके बाद भी और हम रिसर्च के ऊपर किस टाइप से ये तीनों टॉपिक में कुछ हम आपको पॉइंट्स भी देंगे, किन किन पॉइंट्स को हम या वेरिएबल्स को हम इस ट्रेनिंग के थ्रू एक प्रॉब्लम्स का इन्वेंशन कर सकते हैं, राइट। ओके सर, ओके सर। चलिए, ट्रेनिंग मेथड्स का हम सब लास्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। माय डियर, अगर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स की इंट्रोडक्शन की बात करूं कि ये कहां से डेवलप हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वोल्मर एंड ग्रेसलर, और इस चीज को दोबारा मॉडिफाई जो किया था वो रेंडल ने किया था, जो कि वो काफी अच्छे फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे। और अगर हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की पर्पस की बात करूं कि इसका एम क्या है, कि हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को, जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था फाल्टी ट्रेनिंग मेथड का पर्पस या एम क्या है, तो उसी टाइप से इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स का अगर एम की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोरेंस। हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के थ्रू हम जो डिफरेंट टाइप की इंडोरेंस है, जो विभिन्न प्रकार की सहन शक्ति है, जो कि विभिन्न प्रकार के गेम्स में हमें जरूरत पड़ती है, उसमें हम उसको हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, कि हमारी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की प्रक्रिया क्या होगी, इसको हाउ वी विल परफॉर्म द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, या मेथड के थ्रू, किन विधियों के थ्रू हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ट्रेनिंग मेथड है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ये एफर्ट और रिकवरी सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होता है, और इस टाइप के जो मेथड है, ड्यूरिंग द इंटरवल ट्रेनिंग रिकवरी पीरियड इज गिवन टू द एथलीट आफ्टर ईच स्पीडी वर्कआउट। कहने का मतलब वो हर एक, दैट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड एफर्ट एंड रिकवरी। एफर्ट एंड रिकवरी, हम पहले एफर्ट देते हैं, मींस लोड देते हैं, देन आफ्टर जस्ट रिकवरी, एफर्ट रिकवरी, लोड और रेस्ट, लोड और रेस्ट। जिस तरीके से लोड और रेस्ट का कॉम्बिनेशन है, उसी टाइप से एफर्ट एंड रिकवरी का, इसी को कन्वर्ट करते हैं लोड एंड रेस्ट, एफर्ट, लोड, रिकवरी, रेस्ट। तो इंटरवल जो ऑलरेडी वर्ड से क्लियर है, इंटरवल बीच बीच में स्पेस करना, मतलब कि रेस्ट के रूप में उनको देना। हर एक स्पीडी वर्कआउट के बाद में हम क्या करते हैं, उनको एक इनकम्प्लीट रेस्ट देते हैं। इनकम्प्लीट रेस्ट का मतलब कि वो पूरी तरीके से उसकी थकावट दूर ना हो, क्योंकि आपको इंडोरेंस डेवलप करना है। अगर पूरी थकावट दूर हो जाएगी तो फिर उसके अंदर फिर से इवेंट करेंगे तो उसके अंदर इंडोरेंस कैसे डेवलप होगा। लेकिन जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, उसमें जो रिकवरी पीरियड है, वो इट कैन बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द एथलीट। जो हमारे एथलीट्स हैं, जो एफिशिएंसी ऑफ द फिजिकल फिटनेस, जो हमारा एथलीट का फिजिकल फिटनेस है, उसके अकॉर्डिंग
इस रिकवरी पीरियड को एडजस्ट किया जा सकता है, या एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि किसी बिगिनर्स की फिजिकल फिटनेस कम होती है, या एडवांस लेवल या मॉडरेट लेवल की जो फिजिकल फिटनेस होती है उनसे ज्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने इस इवेंट को, हम अपनी स्पीडी वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस चीज में अगर वर्क की बात करें, जो हमारा वर्क होगा वो एक सफिशिएंट स्पीड में होगा, एक प्रॉपर ड्यूरेशन तक होगा। मतलब इस पीरियड में इंटरवल ट्रेनिंग को करते समय हमारा जो हार्ट बीट्स होगा, इट कैन बी गो 180 बीट्स पर मिनट, 180 बीट्स पर मिनट तक हमारा जो स्पीड है, जो हार्ट बीट्स है, हार्ट रेट है, वो जा सकता है। और जब हम 180 तक स्पीडी वर्कआउट, हार्ट रेट के साथ में स्पीडी वर्कआउट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद रिकवरी पीरियड में, जब हम रिकवरी पीरियड में जाते हैं, स्पीडी वर्कआउट के बाद 180 हार्ट बीट्स पे जाने के बाद हम जब रिकवरी पीरियड में जाते हैं, तो डेफिनेटली रिकवरी पीरियड में हमारा जो वर्क होगा वो स्लो होगा, वो कम में होगा, वो वॉकिंग में होगा, स्लो जॉगिंग में होगा, इस टाइप की इवेंट्स में होगा जहां पे आप अपने को कंफर्ट फील कर सकते हैं। लेकिन उस कंफर्ट फील के समय भी आपका जो हार्ट बीट्स होगा, जो हार्ट रेट होगा, वो 120 से 130 बीट्स पर मिनट होगा। मतलब आप जब रेस्ट पीरियड में जाएंगे तो आपका रेस्ट पीरियड में आपका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं जा सकता है। मतलब आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में आपका रेस्ट पीरियड में या रिकवरी पीरियड में आपका हार्ट बीट्स 120 से 130 बीट्स पर मिनट ही होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही वो 120 से 130 मिनट पे आपका 180 से आपका ग्रेजुअली डाउनफॉल होता है आपका हार्ट बीट्स 120 या 130 पे, तो हमें तुरंत उसके बाद द वर्क शुड बी स्टार्टेड अगेन, हम दोबारा उस चीज को वर्क अपना स्टार्ट कर देते हैं। और हम अपने इस टाइप के जो इवेंट है, जो इस टाइप की एक्टिविटी है, जो इस टाइप की ट्रेनिंग है, वो उस लोड को कैसे कंट्रोल करते हैं, रिपीटेडली चेकिंग द हार्ट रेट। हम अपनी मतलब कि हार्ट रेट के उस पर अप और डाउन अपने लोड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एक्चुअली इंटरवल जो ट्रेनिंग मेथड है, मैं बताना चाहूंगा कि ये 19 एक बिकिला एक एथलेटिक कोच थे जो कि फिनलैंड के थे, उन्होंने सबसे पहले ये ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर इस चीज को अप्लाई किया था 1920 में, और उससे उनको बहुत काफी अच्छा गुड रिजल्ट, बहुत गुड रिस्पॉन्स मिला। इस चीज में एक और फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे जो टोनी, जो कि जर्मन एक कोच थे, उन्होंने बताया कि अपने रिसर्च में जब वो रिसर्च किए, उनको जो रिस्पांस मिला, जो एक तरह से आउटपुट आया, अगर कोई एथलीट 80 की स्पीड में, 80% स्पीड में अगर वो दौड़ता है, इंटरवल ट्रेनिंग को परफॉर्म करता है, या उसकी स्पीड होती है, तो उसका हार्ट बीट जो होगा, वो पल्स रेट जो होगा, वो इट विल बी 150 टू 180, 150 से 180 होगा। और अगर 180% स्पीड के साथ में वो एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, या कोई भी इवेंट इंटरवल ट्रेनिंग में इंटरवल ट्रेनिंग को परफॉर्म करता है, तो अगर 80% की स्पीड साथ करता है, तो उसका जो पल्स रेट होगा वो 120, 150 से 180 मिनट अगर 180 आता है, इसका मतलब उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बहुत अच्छा है, बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट। बट इन द रेस्ट पीरियड द पल्स रेट शुड कम डाउन इन 120 to 140। अगर इसी वे में, इसी एक तरह से रो में, अगर वो रिकवरी पीरियड को जाता है, और रिकवरी पीरियड में उसका जो हार्ट बीट्स होता है 120 से 140 बीट्स या पल्स रेट आता है, तो उसको एक तरह से बेस्ट रिकवरी टाइम फॉर द स्पीड इंड्योरेंस माना जाता है। मतलब अगर उसका 150 से 180 पल्स रेट स्पीडी वर्कआउट में, और 120 से 140 उसका रिकवरी टाइम पे अगर आता है, तो दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट मेथड और प्रोसीजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पीड इंड्योरेंस। अब हम अगर करें तो फैक्टर्स ऑफ इंटरवल मेथड, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं
इंटरवल मेथड्स के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने एक तरह से अपने लोड को इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फिटनेस और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फिटनेस परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल फिटनेस के ऊपर हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें, स्पीड ऑफ वर्क। ऑलरेडी आपको इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में स्पीड ऑफ वर्क फिक्स है कि एक 150 से 150 टू 180 बीट्स पर मिनट तक हम अपने हार्ट या पल्स रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इस बीच हम अपनी ट्रेनिंग को ले रहे हैं, दैट मीन्स हमारा काफी अच्छा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक अच्छा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, गुड रिजल्ट के लिए अगर आप करते हैं तो 170 175, अगर इससे 170 पहले ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर होता है। तो रिस्पॉन्स आपका एक तरह से आउटपुट होगा, तो आपका रिजल्ट होगा कम समय में अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और दूसरा जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क होगा, वो ड्यूरेशन ऑफ वर्क भी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग घटा, माइनस और प्लस कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। स्पीड ऑफ वर्क का मींस आप अदर लैंग्वेज में जानते होंगे, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। हमारी जो स्टिमुलस वो इंटेंसिटी होगी, वर्क की जो इंटेंसिटी होगी वो इंक्रीज और डिक्रीज करके हम इसको लोड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, हमारी जो वर्क की एक तरह से अवधि है, जो समय है, जो मिनिमम मतलब कि जो टाइम डिसाइडेड है, उस टाइम से हम ऊपर और ऊपर और ऊपर या कम करके बिगिनर्स के अकॉर्डिंग, मॉडरेट के अकॉर्डिंग और एडवांस जो प्लेयर्स हैं, एडवांस प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस चीज के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेनिंग को शेड्यूल में कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी, जो बीच बीच में ड्यूरेशंस हैं, चाहे वो तीनों कैटेगरी के लिए है, बिगिनर्स के लिए भी और मॉडरेट के लिए भी और एडवांस के लिए भी, वो अपनी जो रिकवरी होगी वो प्रॉपर रिकवरी को कम और ज्यादा करके, इनकम्प्लीट रिकवरी तो हमेशा इनकम्प्लीट होगी, लेकिन कम से कम रिकवरी करके, रिकवरी ड्यूरेशन करके हम अपने ट्रेनिंग लोड को और अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। नंबर ऑफ रिपीटिशन, नेचर ऑफ रिकवरी, नंबर ऑफ रिपीटिशंस भी हम अकॉर्डिंग टू फिजिकल फिटनेस ही परफॉर्म करते हैं। तो नंबर ऑफ रिपीटिशन को हम इंक्रीज करके हम अपने ट्रेनिंग लोड को इंक्रीज कर सकते हैं। और द अबव फैक्टर्स कैन बी मैनिपुलेट टू इंक्रीज और डिक्रीज। कहने का मतलब ये ऑलरेडी हम हर में बोले कि हर टाइप के जितने भी फैक्टर्स हैं, जो भी आपने ऊपर पढ़ा, इन फैक्टर्स को हम इंक्रीज और डिक्रीज करके हम अपने ट्रेनिंग लोड को घटा और बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि ये इफेक्ट्स, जो हम ट्रेनिंग सेशन है हमारा, इस ट्रेनिंग को, इंटरवल ट्रेनिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटेंसिव इंटरवल मेथड एंड सेकंड वन इज एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड। तो अब इंटेंसिव इंटरवल मेथड क्या होता है, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड क्या होता है, बस इसके ऊपर हम नेक्स्ट अपनी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि जो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिव इंटरवल मेथड है, इसका भी इफेक्ट 3 टाइप से हमारे फिजिकल फिटनेस पे या हमारे एक तरह से परफॉर्मेंस पे पड़ सकता है। एक तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा ट्रेनिंग इफेक्ट और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। और सेम यही एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड में तीनों का इफेक्ट होगा, लेकिन दोनों में क्या क्या होगा वो हम नेक्स्ट अपनी क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम हम सबका काफी ओवर हो चुका है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और ट्रेनिंग मेथड्स को समाप्त करके हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंटरवल ट्रेनिंग को फिनिश करके हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को स्टार्ट करेंगे, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को 2 लेक्चर में फिनिश करेंगे। इसमें प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है और वेट ट्रेनिंग है। ये 3 ट्रेनिंग है। इस तीनों ट्रेनिंग को 2 लेक्चर में हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। जिस स्पेशलाइजेशन में हम जाएंगे, उसी स्पेशलाइजेशन में हम क्या करेंगे, हम बुक परचेस करने की कोशिश करेंगे।
तो आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, मतलब कि साइकोलॉजी है, आपको फिजियोलॉजिकल मतलब कि फिजियोलॉजी एक्सरसाइज एंड फिजियोलॉजी है, आपके पास बायोमैकेनिक्स है, बायोमैकेनिक्स में भी आपको बहुत अच्छे टॉपिक मिलेंगे। इसमें तो बहुत ढेर सारे सर टॉपिक सर मिलेंगे। सर हाँ। सर 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 जो हमारे एमपीएड में जो कोर्सेज चलते हैं